हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से नए सेशन के साथ हम जुड़ने वाले हैं। इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके साइंस लेवल पर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और सेलेक्टेड प्रश्न हो, कई बार एग्जाम में पूछे गए हों, और कुछ ऐसे प्रश्न डाले गए हैं जो आपके एग्जाम को देखते हुए जो सिलेक्टेड प्रश्न लाया हूं मैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करने की मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी, दूसरा तांबा। रुधिर वर्ग की खोज किसने की? कार्ल एंड स्टेनर ने। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? जिंक, तांबा और टीन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, आपको अफोर्डेबल एग्जाम में अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये आपके टॉपिक से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। छोटा सा सेशन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम रिवीजन करके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने 7वां प्रश्न देख लिया। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के दांत कितनी प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में फंसने वाला प्रश्न है। 600:1 का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला है, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह कई बार पूछा गया एग्जाम में। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ए, डी, ई, के। और अगर मैं पूछ लूं कि जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है, तो जल में घुलनशील आपका बी एंड सी है। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन के की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विटामिन के की कमी से हमें कौन सा रोग हो सकता है? रुधिर का, ब्लड का जमना नहीं हो सकता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, जिसको हम लीवर कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम क्या कहते हैं? वेंस कहते हैं, यानी सिरा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर रेलवे एसएससी की मेहनत और वीडियो का क्वांटिटी और क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना प्रयास जरूर दीजिएगा। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, हम इसमें टॉप 100 क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेगा और आपके सपोर्टिव एग्जाम को देखते हुए मैंने इतना अथक प्रयास किया है। तो रेलवे एसएससी की चैनल की तरफ से यह सफल प्रयास किया जा रहा है। अगर इसका मेहनत रेलवे एसएससी चैनल का पसंद आ रहा है, वीडियो क्वालिटी और क्वांटिटी समझ में आ रही है, तो आप जरूर सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनालिन। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईईजी। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टपीज। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फीमर। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, तो आगे बढ़ते रहेंगे। आगे देखेंगे हमारा अगला प्रश्न है हमारा, टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव्य की चौथी अवस्था ठोस, द्रव, गैस के अलावा कौन सी है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में सभी प्रकार के आपके पाए जाते हैं, द्रव्य की चौथी अवस्था कहा जाता है इसको। तो यह जैसे ठोस, द्रव और गैस के अलावा कौन सी होती है? जो प्लाज्मोडियम होता है वह प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एसआई पद्धति के मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं। एसआई पद्धति के मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या होता है? रेडियन। और ठोस, अगर घन कोण पूछा जाए तो घन कोण का बताइए क्या होता है मूल मात्रक?
स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य के होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया आपके रेलवे और एसएससी वाले एग्जाम में। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। एक पारसेक कितने वर्ष के तुल्य होता है? 3.26 के तुल्य होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? तो एक न्यूटन आप लोगों का अगर मैं बात कर लेता हूं तो एक न्यूटन 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉन कितने मीटर के तुल्य होता है? 10⁻10 मीटर के होता है। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है? फोटोमीटर होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य होता है? 746 वाट के समतुल्य होता है। लेंस की शक्ति को किस इकाई का मात्रक होता है? डायोप्टर का होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा है, निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम में किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी पर स्टार लगाते हैं। ये आपके आने वाले प्रश्न हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो बच्चा रेलवे का जुड़ता हो हमसे, चाहे एसएससी की तैयारी करते हो, कहीं ना कहीं आपको ये अफोर्डेबल एग्जाम देखने को, सिलेक्टेड प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यह सेशन 1 लाइनर है और ज़्यादा कम समय में आप लोगों को ज़्यादा रिवीजन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर जाते हैं? जड़त्व के कारण। किस कारण के होता है? इनर्शिया। ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में स्टैंड है तो उसका वेग क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम। आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस कक्षाओं में और काफ़ी अच्छे सिलेबस में पढ़ाया गया हो कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? न्यूटन का तृतीय नियम। वही मैंने बताया जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। जितना फोर्स सामने वाले को लगाता है, सामने वाला मुझे उतना फोर्स लगाता है। इसी को हम न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं या थर्ड लॉ भी कहते हैं। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, बांध बनाते हैं और उसमें पानी को इकट्ठा करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर रेलवे एसएससी चैनल का मेहनत और क्वालिटी पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपका ड्यूटी है और हमारा भी इससे मनोबल बढ़ता है। कहीं ना कहीं आपसे एक आशा रहती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। यह नियम किसका है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, मोमेंटम, एनर्जी मोमेंटम ऑफ लॉ इसको हम कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं कौन सी है? प्लाज्मा होती है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, और बल का मात्रक डाइन भी होता है, ध्यान रखिएगा। 1 जूल कितने अर्घ के तुल्य के बराबर होता है? 10⁻7 अर्घ के तुल्य के बराबर होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। यहीं पर त्वरण अगर पूछ लेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? भार में कमी महसूस होती है। कैसे होती है आप लोग बताइए, कैसे होती है? जैसे यहाँ का 1/10 गुना, अगर व्यक्ति यहाँ पर 60 किलोग्राम का होगा तो चंद्रमा पर कितने किलोग्राम का होगा? 6 किलोग्राम का होगा। कितने किलोग्राम का? 1/10 गुना भार में कमी होती है। नोट में आप इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का क्या कहलाता है? गुणनफल ही हमारा बल
कहलाता है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किस नियम का है? मैंने बताया था आपसे, न्यूटन का तीसरा नियम है। जो रॉकेट लॉन्च होता है वह तृतीय नियम को फॉलो करता है, ठीक है। या बंदूक से गोली छूटती है तभी वह तृतीय नियम का फॉलो करती है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। देखिए, जिसमें परिणाम नहीं होता है वह, मान लीजिए, जो कंटिन्यूअस चल ही रहा है वह अदिश राशि होती है, ठीक है। और जिसकी लिमिटेशन होती है उसको हम सदिश राशि कहते हैं। ये कैसे है, मैं अगले वाले सेशन में आप लोगों को एक अलग से सेशन लूंगा तो उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि यम द्रव्यमान की वस्तु भी चाल से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है? जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हाफ mv² होता है। मैंने वहाँ पर नियम लिया था, जैसे बांध बनाकर उसमें पानी को रोक देते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर होती है जैसे कोई वस्तु चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ke बराबर, यानी इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? SI। SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, यह भी प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बता दीजिए। E बराबर mc² होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? गुरुत्व। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान क्या प्रभाव पड़ता है? g का मान घटता है। पृथ्वी की सतह है, उससे ऊपर जाने पर या नीचे आने पर उसके मान में क्या होता है? प्रभाव होता है, यानी क्या होता है? जी का मान का प्रभाव पड़ता है, या तो ऊपर या नीचे जाने पर पृथ्वी की सतह से घटता है या बढ़ता है, ठीक है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा पर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई लोग ने गलत भी किया प्रश्न, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे ओरिएंटेड प्रश्न डाले गए हैं जो सिलेक्टेड प्रश्न है, ठीक है। आपको अच्छा भी लग रहा होगा सेशन को, तो एक छोटे से सेशन को अगर पसंद आ रहा है तो एक छोटी सी आपको हेल्प करनी है कि अपने इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर पर्सन जुड़ा है, पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो ज़रूर लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए, ठीक है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? केपलर ने दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन ने ही किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर, अगर उनका घूर्णन गति कम होता है तो जी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बढ़ जाता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रदर्शित होता है? बढ़ा हुआ, मतलब भारी लगता है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो उसका भार क्या प्रतीत होता है? कम हो रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। एक समान से गति ऊपर जाती है, एक समान से नीचे आती है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट स्थित पिंड का भार कितना होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला सेशन है, अगला प्रश्न है, भू स्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है? तो यह है 36,000 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले भविष्य में एग्जाम में पूछे जाने वाला है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इतने वेग से अगर आप पृथ्वी से पलायन करना चाहते हो तो इतनी स्पीड होनी चाहिए ताकि हम इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल सकें। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6 होता है, मैंने वहां पर बताया, ठीक है। और अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? यानी बैरोमीटर से हम मापते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि अचानक बैरोमीटर एक पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? आंधी आने की संभावना। देखिए, बैरोमीटर से ही हम पता करते हैं। सबसे रोचक बात है कि आप लोगों को पता नहीं होगा, एक रहस्य मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप बैरोमीटर रखते हैं, उसका अचानक से पाठ्यांक गिर जाता है तो ये समझ लीजिए कि आंधी तूफान आने वाला है। अगर बढ़ जाता है तो समझ लीजिए कि साथ में बारिश भी होने वाली है। तो ये बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होती है? वर्षा होने की संभावना होती है, ध्यान रखिएगा।
और अचानक गिरने का संकेत होता है तो यह मतलब क्या होता है कि आंधी आने की संभावना है। ठीक है, इसी के माध्यम से मौसम विज्ञान के विभाग आप लोगों को यह सूचना देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, अचानक नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि पाठ्यांक क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो दिन हमारा साफ होने। अगर धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा है तो बारिश होने की संभावना, अचानक गिर जा रहा है नीचे की तरफ पाठ्यांक बैरोमीटर का, तो क्या होगा? आंधी या तूफान रहेगा। बल, दाब और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? आप लोग जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। P बराबर हो जाएगा F अपन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार होता है। ध्यान रखिएगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? यह एटमॉस्फेयर की क्या होती है, वहाँ पर कमी होती है। जैसे जैसे वह उसमें वायुयान में बैठा यात्री, सॉरी हाँ, वायुयान में बैठे यात्री को फाउंडेशन पेन से स्याही रिसने का या निकलने का वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव दाब से है। ठीक है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? आप लोग जानते हैं, लैक्टोमीटर के द्वारा होती है। और दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक यह जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? तो हिमशैल का, अगर समुद्र में तैर रहे हैं तो हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? 1/9 भाग रहता है। ध्यान रखिएगा। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? कुल आयतन का 1/10वां भाग पानी से ऊपर रहता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1/10वां भाग। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को इस बार मिलेंगे। आप चाहे रेलवे की तैयारी करते हो या SSC का बच्चा हो या किसी भी फोर्स की तैयारी को कर रहा है, SSC GD, RPF, रेलवे, SSC MTS, हवलदार और साथ में CHSL, CGL, सभी के लिए यह सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आवृत्ति का यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक आप बता दीजिए, तो हर्ट्ज होता है या प्रति सेकंड। यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए, ठीक है, तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाता है। ठीक है, आवर्तकाल कितना? हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों के एग्जाम के नज़दीक आप पहुंचने वाले हैं। और अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको सफलता आपकी राह देख रही है, तो निश्चिंत हो जाइएगा। जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करने का प्रयास करूंगा। तो अगर रेलवे SSC की तरफ से यह प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बार विजिट हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए या आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।